अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट आर के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। काबीना का अफगान अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कोशिश है गैर मुल्कियों के इनखला में ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम की जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 688 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। भारत की तरफ से अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। माजी में सियासी भर्तियों की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। मौजूदा हुकूमत ने PIA, PTV और रेडियो की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जायज़ा इजलास। सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। नौजवानों की सलाहियतें उजागर करने के लिए हुकूमत जदीद उलूम में आला तालीम करीबी हैसियत रखती है। वफाकी हुकूमत आला तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म। आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ताउन करना होगा। जर्मनी अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माली ताउन कर रहा है। अफगानिस्तान से जर्मन बाशिंदों के इनखला में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। तालिबान के बयान हौसला अफजा हैं। बेहतर होगा तमाम अफगान ग्रुप मुत्तफ़क़ा हुकूमत बनाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज MCOC ने 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 वनडे जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 5 T20 मैचेस सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल। मेहमान टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कैबिनेट आर में मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। वकास के पापा सलाम। पिछले हफ्ते वकास के स्कूल में सुपर हीरो डे था और आपके शहजादे ने ऐसा सुपर हीरो चुना कि इसका कॉस्ट्यूम बनाना पूरा एक मिशन था मेरे लिए। मगर मजाल है कि वो किसी और सुपर हीरो पर माना हो।
वो सुपर एक्साइटेड। मुझसे स्पेशल प्रॉमिस करवाया गया है कि पापा को पहले नहीं बताना, बट यू हैव द परमिशन टू से इट नाउ। ज़ैनब। बाबा, मैंने आज सबको बताया कि मेरे बाबा असल सुपर हीरो हैं, जो समंदर के अंदर जाकर दुश्मन से फाइट करते हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे नहीं, मेरी पूरी क्लास के सुपर हीरो हैं। आई लव यू बाबा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि काबीना ने अफगान अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम का हक है। दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का सूरज जल्द तुलू हो। अफ़गानिस्तान के अवाम के दुखों में कमी लाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की एक 40 साला एक दुखों की एक दास्तान है वो ख़त्म होगी और हम आगे एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के साथ इंशाअल्लाह अपने रवाबत और मजबूत कर पाएंगे। अफ़गान अवाम को हमारा पैगाम है, आपके यहाँ अमन के लिए, आपके यहाँ इस्तेहकाम के लिए दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह जो हमारे बस में है हम आपके लिए हाजिर हैं। जो नई अथॉरिटीज़ हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बयान दिया है कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये जो हिंदुस्तान की एक शरारत थी या जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फंडिंग दी जा रही थी, उसमें कमी आएंगी और उससे ये जो हालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि बेहतर होगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो एवेक्यूएशन एफर्ट्स हैं उनकी मौतरफ है। अब तक 10,302 कुल आए थे, 9,032 उनमें चले गए, 1,229 जो हैं वो रिमेनिंग हैं। जो अमेरिकन थे उनकी तादाद 155 थी और वो भी सारे लोग जो हैं वो चले गए हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने काबीना इजलास में होने वाले फैसलों के मुतालिक बताते हुए कहा कि काबीना इजलास में डॉक्टर इशरत हुसैन की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतल्लिका हुक्काम को LPG सिलेंडर की कीमत नीचे लाने की हिदायत की है। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हारून लाहितूर, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हारून, हमें बताइएगा इस हवाले से जो वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग की है, इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से क्या जो काबीना के अंदर जो इकदाम किए गए, काबीना इजलास के अंदर जो डिस्कशंस हुई हैं उसके हवाले से हमें मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में आज जो 4 अहम अमूर थे उन पर बात की गई। अल्दो एजेंडा आइटम तो ज़्यादा थे, लेकिन जो 4 अहम अमूर थे उनमें एक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी, जिसके हवाले से काबीना ने बड़े वाज़ेह अंदाज में अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अफ़गान अवाम को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़ा है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। और साथ ही साथ इस बात का भी यकीन का इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा अहम तरीन इशू जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से था, जिस पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और मशीर पार्लिमानी अमूर की जानब से। और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के लिए इलेक्शन इस्लाहात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इलेक्शंस जो हैं वो साफ और काबिल एतमाद होंगे तो यकीनन जमहूरियत भी मजबूत होगी। तीसरा अहम तरीन इशू जो था वो वफाकी काबीना को मुल्क की मईशत की मजमूई सूरत हाल और साथ ही साथ शरह नमू के तनासब से जो कर्जों में
कमी का रुझान है उस पर ब्रीफिंग दी गई, ज़र मुबादला के ज़खायर के मुतल्लिक़ आगाह किया गया और टैक्स कलेक्शन पर भी वफाकी काबीना को बताया गया कि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसमें तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास में मशीर इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन की जो खिदमात हैं उनको सराहा गया। इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें वज़ीर इत्तलात ने बड़े वाज़ेह अंदाज से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात से एक अहम क्वेश्चन किया गया अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उनका कहना था कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। ताहम साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें हुकूमत की बजाय जो पार्टी है उनकी अपनी, उसमें अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना होगा। जी बहुत शुक्रिया हारून लाहितूर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक जायज़ा इजलास हुआ है और इजलास को सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया है। इजलास को बताया गया कि इस 16.69 अरब रुपए मालियत के मंसूबे के लिए एकनिक मंजूरी दे दी गई चुकी है। सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी विफाक और हुकूमत पंजाब मुश्तरका तौर पर कायम करेगी, जिसके लिए आधी रकम और ज़मीन हुकूमत पंजाब मुहैया करेगी। इजलास को बताया गया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं जमातों के निसाब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात शामिल की जा रही हैं और इन जमातों के लिए नए निसाब का इजरा जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए जदीद उलूम में आला तालीम कलीदी हैसियत रखता है, लिहाजा हुकूमत इस पहलू पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आला तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और जर्मनी ने दो तरफा तिजारत के हुज्म और कसीरुजहती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे अमजद अली से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क तवानाई, तामीरात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गाड़ियों की सनत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जर्मनी CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में भी सरमायाकारी कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जर्मनी समेत आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को इस सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। The international community should act. What are the advantages of remaining engaged? What would be the consequences of abandonment? What did we learn from the past? What should be done differently this time as opposed to the 90s? This is what needs closer consultation and discussions. The international community must remain engaged. Humanitarian assistance must flow. Do not let the economic collapse in Afghanistan take place. Vacuum is in nobody's interest. Instability is in nobody's interest. Exodus of refugees cannot be stopped within the region. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान के मामले पर मफाद परस्त और मुखलिस ममालिक में तफरीक करना होगी। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने कहा कि पाकिस्तान ने जर्मन शहरियों के अफगानिस्तान से इनखला में भरपूर ताउन किया, जिस पर जर्मनी शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई कुर्बत पर मबनी ताल्लुकात हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में ताकत और फौज का इस्तेमाल नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का हमसाया होने के नाते मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। जर्मनी पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। Thema Grenzmanagement bis hin zu den Fragen. Pakistan, as a neighbor of Afghanistan, is fully experiencing the effects of this crisis, and I'm going to say this here, but I also said it in previous stops of my journey. We're not only going to look at the situation, but Germany stands ready to support the neighboring countries, the region. We will not abandon you in facing these challenges. So we've already provided €100 million in humanitarian assistance, and the federal government also pledged €500 million for projects and measures in the neighboring countries. And beyond that, we're also promoting tangible, concrete projects such as border management and projects pertaining to the prevention of extremism.
इससे पहले दोनों वज़ीर ख़ारजा ने वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में तावन के फ़रोग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुमासलत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। इससे पहले हाई कोमोस वज़ारत ख़ारजा पहुंचे तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका खैर मकदम किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा के सब्ज़ार में पौधा भी लगाया। हाई कोमोस का रवां बरस ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात का आकाश है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स का इंतकाल 31 अगस्त सन 1997 को हुआ। उनका इंतकाल पेरिस की एक टनल में कार हादसे के नतीजे में हुआ, जिसमें वो शदीद जख्मों की ताब न ला सकी। उनकी उम्र 36 बरस थी। गाड़ी की तसादुम के वक्त रफ्तार 95 से 110 किलोमीटर फी घंटा थी, जो 50 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार से तकरीबन दुगना थी। इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़्यादा मिक़दार के बारे में शऊर उजागर करने के अलावा मनशियात से मुतल्लिक़ा अमवात को कम करना और इस हवाले से अहले खाना और दोस्तों के गम को तस्लीम करना है। पहली मरतबा ये दिन सन 2001 में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। किर्गिज़स्तान ने 31 अगस्त सन 1991 को रूस से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क का दारुल खिलाफा बिश्केक है। किर्गिज़स्तान की तारीख मुख्तलिफ सकाफतों और सल्तनतों पर मुहित है। वेलकम बैक जी। कैबिनेट आर में कुछ बात करेंगे। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद कौम को मुबारकबाद दी है और काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये हम सब की फतह है, ये हमारे मुल्क पर चढ़ाई करने वालों और हमारी आइंदा नस्लों के लिए एक बड़ा सबक है। अफगानिस्तान अब आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। अमरीका फौजी कार्रवाइयों के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मगरबी मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखेगा। तर्जुमान ने इस अज़्म का इजहार किया कि अफगान अवाम अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इस्लामी इक़दार का दिफा करेंगे।
नाज़रीन, अफगानिस्तान की तारीख का अहम लम्हा, अमरीका का 20 साला जंग के बाद अफगानिस्तान से इनकलाब मुकम्मल, तालिबान का फतह का जश्न। इसी हवाले से एक पैकेज है हमारे पास, हसन तारिक भट्ट का, ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। रात गए काबुल शहर में हवाई फायरिंग अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद 20 साला जंग के खात्मे और तालिबान की जानिब से जश्न मनाने का इशारा कर रही थी। अमरीकी फौज के इनखला के बाद काबुल के हवाई अड्डे पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। तालिबान के तर्जुबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी इनखला को तारीखी फतह करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान अब मुकम्मल आज़ाद हो गया है। कमांडर यूएस सेंटकॉम जनरल केनेथ मैकेंजी ने आखिरी अमरीकी फौजी मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू, कमांडर यूएस आर्मी एयरबोर्न डिवीजन के काबुल एयरपोर्ट से रवाना होती तस्वीर ट्वीट करते हुए अफगानिस्तान में 20 साल जंग के खात्मे की तस्दीक की। इनखला का अमल मुकम्मल होने पर जनरल केनेथ मैकेंजी ने वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ये अमरीकी फौज की तारीख का सबसे बड़ा इनखला मिशन था। अमरीकी फौज ने हर रोज तकरीबन 7,500 से जायद अफराद को काबुल से निकाला। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सफारती अमला अफगानिस्तान से कतर मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक 6,000 अमरीकियों समेत 1,23,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला गया है। इस दौरान अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब अफगान अवाम के हाथों में है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मौक़िफ़ में नुमायां तब्दीली आई है और भारत ने सलामती काउंसिल के मौजूदा सदर के तौर पर इस बयान पर दस्तखत कर दिए जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से तालिबान का नाम हज़फ कर दिया गया है। सफारती तज्ज़ियाकारों और माहिरीन का कहना है कि भारत समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से इस बात का पहला इशारा है कि वो तालिबान को अब छूत नहीं समझती, बल्कि तालिबान को अब एक स्टेट एक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। इस पेशरफ्त को भारत की जानिब से भी तालिबान को तस्लीम करने की सिमत पहला इशारा समझा जा रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि अफगानिस्तान के शहर कंधार में पाकिस्तानी काउंसिल खाना अफगान अवाम की खिदमत में पेश है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में काउंसिल खाने का स्टाफ अवाम के मसाइल हल कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद मौजूद हैं। अब से कबल ये आपको अफगानिस्तान से बराह रास्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, बराह रास्त आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो था जो कायम रखा हुआ था, पीटीवी ने आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगा, वो इनकी वजह से मुमकिन हो रहा था। फ़हद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले आपसे कोई भी सवाल करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपने वहाँ पर काम किया और जिस तरह से जिस सूरत हाल के अंदर और जिस एटमोसफेयर के अंदर आप अपनी जो जिसे कहते हैं कि जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ थी उनको आप सर अंजाम दे रहे थे, इसके ऊपर आप काबिल तारीफ़ है, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया आपका डिसाइड करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें फ़हद ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के अंदर आप मौजूद रहे, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? आप देख रहे थे कि लोग जो हैं वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं, शहरियों का इनखला हो रहा है, बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर होंगी, उनका इनखला जा रहा था, सिफारत खाने के लोग छोड़कर जा रहे थे। इस सारे इनखला के हवाले से हमें ज़रा सबसे पहले अपडेट कीजिएगा। जी, अफ़गानिस्तान में जो है अब आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो भी यहाँ से उनका इनखला मुकम्मल हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखें जो बैनुल-अक़वामी जो और इदारे थे उन्होंने भी जो है अफ़गान जो तालिबान है उनके साथ काम करने के लिए हामी भरना शुरू कर दी है। जो इनखला का अमल था वो लोग थे जो नेटो फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम करते रहे हैं और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनकी मावनत करते रहे। इन लोगों के इनखला इन लोगों ने जो है वो इनखला किया अफ़गानिस्तान से, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के आम लोग हैं वो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और अब वहाँ पर जो तालिबान की तरफ से भी कई बार अपील की गई कि जो अफ़गानी हैं वो यहाँ पर रहें और इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करें। इनखला ज़्यादातर गैर मुल्कियों का था और वो लोग जो बैनुल-अक़वामी इदारों या नेटो फोर्सेस के साथ तर्जुमान के तौर पर काम करते रहे हैं, उन लोगों ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया। जी
جی فہد یہ بتائیے گا، آپ وہاں موجود رہے، آپ نے وہاں ہر چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کیا. اب ویدر جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے، سردیوں کا موسم آ رہا ہے. افغانستان میں سردیوں کا موسم ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر جو حالات ہیں اس وقت، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کو ظاہر خوراک کی بھی ضرورت ہوگی، ادویات کی بھی ضرورت ہوگی، اور بھی بہت سی ایسی انسانی بنیادوں پہ جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہے ان کی ضرورت ان کو ہوگی. آپ وہاں موجود رہے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے کہ اس وقت عالمی برادری کو کون سی چیزیں ہیں جو کہ وہاں ان کو پرووائڈ کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے فی الفور؟ جی اس میں جو ایک اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو ابھی جو بڑا چیلنج ہے وہ حکومت سازی کا ہے. حکومت ان کی ابھی تک تشکیل نہیں پا سکی، کیونکہ وہ ایک قومی حکومت تشکیل دینا چاہ رہے ہیں جس کے اندر تمام تنظیمیں، گروپ اور دھڑوں کو شامل کیا جا سکے. قومی حکومت کی تشکیل کے بعد جو ہے وہاں پر جو ادارے ہیں وہ اپنا امدادی سامان بھیجیں گے اور اشیاء خرد و نوش بھیجیں گے. اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے پہلا جو امدادی جہاز ہے وہ وہاں پہنچا تھا جس کے اندر ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء تھیں. لیکن ابھی جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا دیگر ممالک ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ تشکیل پا جائے، کیونکہ جب کئی دوسرے ملک سے کوئی چیزیں آئیں گی تو وہ ایک حکومت کو دی جائیں گی. اس لیے یہ چیلنجز بھی ہیں. اور دوسری طرف وہاں پر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بارڈر بند ہونے کے باعث اشیاء خرد و نوش کی میں کمی ہوئی ہے، لوگوں کو قلت کا سامنا ہے. اس حوالے سے چیلنجز ہیں، ادویات کی وہاں پر قلت ہے، یہ مسائل ان کو آگے درپیش ہو سکتے ہیں. اچھا فہد، میں ہم لوگ دیکھ بھی رہے تھے، آپ نے وہاں پر جو عام لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کی، بلکہ ایک بچہ تھا اس سے بھی آپ بات کر رہے تھے، بہت زبردست قسم کا آپ کا وہ ایک پیکج بھی تھا. پھر آپ نے وہاں کی جو خواتین تھیں ان سے بھی آپ نے بات کی. ابھی افغانستان میں حکومت جو ہے وہ نہیں بنی ہے، تو جو عام شہری ہیں وہ لازمی طور پر بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے. آپ نے کلوزلی اس کو آبزرو بھی کیا، آپ کے ڈفرینٹ جو پیکیجز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوتے رہے، لائیو بھی آپ سے ہم بات کرتے رہے. ان ایکسپیرینسز کے حوالے سے بھی بتائیے گا جن مسائل کا وہاں کی عام عوام کو سامنا ہے. 20 سال یہ ملک جو ہے وہ غیر ملکی افواج کے تسلط میں رہا، وہاں پر جنگ جاری رہی. اس میں جو ہے ایک جنریشن جو ہے اس نے اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو لاس کیا، اور جو لوگ وہاں پر میجورٹی ایسی ہے جو زخمی ہوئے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو عام لوگ ہیں وہ ابھی تک جو ہے اس پریشانی کا شکار ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جلد از جلد تشکیل ہو، کیونکہ حکومت بنے گی تو جو ریاست کے امور ہیں وہ چلیں گے. وہاں پر بینکنگ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن اس طرح مکمل طور پر فعال نہیں ہے. ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل سٹاف، ڈاکٹروں کی قلت ہے. اس حوالے سے لوگ وہاں پر پریشان ہیں کہ حکومت کو جلد از جلد فارم ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے مسائل کا حل ہو سکے. جی فہد، اچھا یہ بتائیے گا کہ انخلا کی ہم نے بات کی کہ وہاں سے غیر ملکیوں کے انخلا کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نے بہت مؤثر اور بڑا جامع کردار ادا کیا ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جب غیر ملکی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پھنس گئے تھے تو عالمی برادری کی طرف سے بھی پاکستان سے اپیل کی گئی کہ ہمارے وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں ہماری مدد کی جائے، جس میں پاکستان نے بہت زیادہ ان کی مدد کی ہے. تو اس سارے سینیریو کو وہاں کے لوگ کیسے دیکھ رہے تھے غیر ملکیوں سے، اگر آپ کی وہاں بات ہوئی ہو؟ جی پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنا فلائٹ آپریشن شروع کیا، اور ہمارے جو PIA کی طرف سے جہاز گئے ہیں اس کے اندر غیر ملکیوں کو لے کر آیا گیا. ترکی کے لوگ تھے، یورپی یونین کے تھے، اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے جو ملازمین تھے ان کو بھی پاکستان نے انخلا کابل سے کیا اور یہاں پر کراچی اور لاہور ان کو لے کر آئے، جہاں سے پھر وہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوئے. اور ابھی بھی جو PIA کا انخلا کا آپریشن ہے وہ جاری ہے، غیر ملکیوں کو لانے کا عمل جاری ہے. خصوصی فلائٹیں جو ہیں PIA کی چل رہی ہیں، اور وہاں پر جو اخوانی جن کے پاس ویزا ہے یا وہ کاروباری حضرات ہیں وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے قونصلیٹ سے اور سفارت خانے سے ویزا لینے کے بعد وہ پاکستان کے جو PIA ہے اس سے پاکستان آ سکتے ہیں. صحیح. اچھا اب وہاں پر حکومت سازی کے لیے جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوگا. افغانستان کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں وہ آپس میں اب مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کے بھی کچھ بیانات ہمارے سامنے آئے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے. اچھا اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کس مرحلے پر یہ جو حکومت سازی کا جو عمل ہے یہ کس مرحلے پر اس وقت وہاں پر ہے؟ یہ جو ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بہت بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے، کیونکہ اب یہ حکومت سازی کرنے کے لیے ان کو تمام قومیت کے لوگوں کو، تنظیموں کو شامل کرنا ہے. اس حوالے سے ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں، حامد کرزئی کے ساتھ، ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ایون کہ پنشیر کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے مذاکراتی عمل جاری ہے. لیکن ابھی تک کوئی فارمیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکی. تاہم طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد حکومت کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ جب آپ نے اتنے بڑے لیول پہ قومی حکومت تشکیل دینی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام جو قومیت کے لوگ ہیں ان کو شامل کرنا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ایک وسیع مفاد کے اندر ایک بڑی حکومت بنانی ہے. تو اس پر ہماری طالبان کی قیادت سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ان کو کچھ اور وقت درکار ہو سکتا ہے.
अच्छा, पाकिस्तान की जो काविशें हैं उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने तालिबान से भी बात की, आम आदमी से भी वहाँ के बात की, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, जो डिफरेंट सेक्ट्स थे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है। पाकिस्तान बहुत अरसे से अपना एक मुस्बत किरदार जो है वो प्ले कर रहा है, अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है, जो आलमी बरादरी है वो भी अब उसको तस्लीम कर रही है, वो भी उसको मान रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कुछ पॉजिटिव वहाँ से इस तरह की वाइब्स मिली, कुछ लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपको मिले, जिनको एक तो कुछ लोगों को पाकिस्तान ने बाहर निकाला, फिर वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो आलमी इदारा खुराक है उसके ज़रिए पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने जो जहाज़ हैं वो भी उतारे, PIA की जानिब से खुराक लेकर भी जहाज़ वहाँ पर पहुँचे। तो क्या ये जो मुस्बत अमल है पाकिस्तान की, जो मुस्बत कार्रवाइयाँ हैं, इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिला? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन हालात के अंदर काबुल के अंदर पाकिस्तान का सिफारत खाना मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहा। इसके अलावा कंधार के अंदर पाकिस्तान का जो कौंसलेट है और दीगर शहरों के अंदर जो इनके कौंसलेट हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहे। पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, तुरखम का और चमन बॉर्डर, इधर से भी जो तिजारती सामान है उसको वक्तन फ़वक्तन आने दिया जाता रहा, और जो अफ़गानिस्तान से तिजारती सामान आ रहा है उसको भी आने दिया जा रहा है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रकों को भी आने दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया गया, और वहाँ पर जो अवाम है वो भी पाकिस्तान के जो खिदमात हैं अफ़गानिस्तान के लिए और पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया उसको कदर की निगाह से देखते हैं। इससे कबल अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा, भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपोगेंडा करता था, जिसके बायस वहाँ पर आम आवाम के अंदर पाकिस्तान के बारे में गलत जो तासुर था वो था। लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक वो तासुर ज़ायल हुआ है, और वो इस बात को मानते हैं कि अफ़गानिस्तान के इस्तेकाम और अमन के लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया जाए। अच्छा फ़हद, ये बताइएगा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमने धमाकों की सूरत हाल देखी और देखा कि बहुत एकदम से वहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई धमाकों के बाद। तो उस वक्त हस्पतालों और अद्वियात की क्या सूरत हाल थी? चूँकि आप वहाँ मौजूद थे तो आपने वहाँ पर देखा होगा लोगों को किस किस्म की मुश्किलात उनको दरपेश हुई इन धमाकों के बाद। जी वहाँ पर जो डेथ टोल्स है अब तो जो आखिरी इतलात के मुताबिक वहाँ पर 200 से ज़ायद जो हैं वो अफराद जाँ बहक हुए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जाँ बहक होने और ज़ख्मी होने के बाद वहाँ पर हंगामी सूरत हाल थी। क्योंकि अभी तक मैं जैसा कि आपको बताया था हुकूमत जो है वहाँ पर नहीं है, हुकूमती मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है, डॉक्टरों की कमी की किल्लत थी, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं आ रहे। इस हवाले से जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने भी दरख्वास्त की थी तमाम डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ से कि वो फौरी तौर पर आएँ और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। तो वहाँ पर दवाइयों की किल्लत का सामना है। हस्पतालों जो सरकारी हस्पताल हैं उनमें तो काम जारी है, लेकिन जो निजी हस्पताल हैं वो बंद हो गए हैं उनको, क्योंकि अभी वहाँ पर सिचुएशन क्लियर नहीं है। हुकूमत बनने तक वो वहाँ पर लोग तनज़ुली का शिकार हैं, लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा, आगे कौन सी हुकूमत आएगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो इस हवाले से वहाँ पर मसाइल का सामना है लोगों को। अच्छा फहद, एक रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, आप वहाँ पर एज अ रिपोर्टर मौजूद थे, कैमरामैन भी आपके साथ था, आपकी टीम भी वहाँ पर हुई होगी, और फिर मैंने देखा कि आप ज़ुबान भी वहाँ की जो लोकल ज़ुबान थे वो भी आप बोल रहे थे। तो ये जो रिपोर्टिंग के मराहिल थे इनके हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ये मेरी पर्सनल क्यूरोसिटी भी है, ऑब्वियसली नाजिया को भी इस हवाले से कुछ होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने वहाँ पर मैनेज किया, कौन कौन से जो इलाके थे, डेमोग्राफी के हवाले से भी बताएं, कौन कौन से शहरों में आप गए और आपने किस तरह से सारी चीज़ को मैनेज किया? जी हम पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से हमारी टीम गई थी और हम पाकिस्तान टेलीविज़न को और रियासत पाकिस्तान को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोग ने काबुल के अंदर रिपोर्टिंग की, इसके बाद जलालाबाद हम लोग गए और दीगर इलाकों में भी हम लोग गए। वहाँ पर चैलेंजेस ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन ये था कि वहाँ पर अनारकी थी। लोगों की तकलीफ़ देखकर, लोगों के मसाइल देखकर आप एक एज ए रिपोर्टर और एज ए ह्यूमन आप एक ट्रॉमा में जाते हैं कि वहाँ पर लोग जो थे वो कुछ मसाइल का और परेशानियों का शिकार थे। उसके बाद फिर ये धमाके का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो काबुल के बाहर से आए हुए थे, वो अपने प्यारों को, अजीज़ों को ढूंढ रहे थे। गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। वो मनाजिर कुछ तकलीफ़ दे थे। इसके अलावा वहाँ पर लैंग्वेज की सपोर्ट होने के बायस और पाकिस्तानी होने के बायस हमें बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिली और अपनायत का एहसास भी था। सही, बहुत शुक्रिया फहद जावेद हमें तफसीलात साझा करने के लिए, और वंस अगेन आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कामयाबी से इस सारे सिनेरियो को कवर किया और आवाम तक आपने लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल थी वो पहुँचाई। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे भी बढ़ेंगे और कैबिनेट रार के अंदर कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। ये सब कुछ होगा लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन इस्लाहात और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, ना उन्हें पता है कि उसकी तजावीज़ क्या हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारे यहाँ अपोजिशन का एक ही रोल है कि हुकूमत के मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद हो जाए तो करना है। ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ और इस इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल के माली मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से $1 करोड़ अदायगी की मंजूरी दी है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के लिए कंटोनमेंट बोर्ड में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के लिए $21.5 करोड़ की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। कमेटी ने कोरोना वैक्सीन और मुतल्लिका सामान और खिदमात के हुसूल के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी है। नाज़रीन, निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली प्रोग्राम के हवाले से इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार शाया कर दिया है। इस इश्तहार में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को दावत दी गई है। सरमायाकारों की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 मुकर्रर की गई है। इश्तहार में पाकिस्तान स्टील मिल्स में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकारों और कंपनियों के लिए तफसीलात दी गई हैं। कमीशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत और वफाकी काबीना के फैसलों के मुताबिक स्टील मिल्स बहाली मनसूबे पर काम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। आलमी इदारा सेहत ने अपने पैगाम में कहा है कि NCOC कामयाबी से कोरोना वैक्सीन मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की हौसला अफजा मुहिम के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन की हिकमत अमली कामयाब है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 14 लाख हो गई है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से मुल्क में वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई तो जल्द करवा लें। कुछ बात करेंगे कोविड सिचुएशन की। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अब तक मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 25,788 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 52,112 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,838 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.36 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 45,23,000 से तजावुज़ कर गई है। नाज़रीन, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी का इजलास कमेटी कन्वीनर शहरी रहमान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ऑडिट हुक्काम ने ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के 2013-14 और 2014-15 के ऑडिट एतराज़ात में बताया कि साबिक सदर के गैर मुल्की दौरे के दौरान 61 लाख के खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात किए गए हैं और ऐवान सदर में बाग की देखभाल और डिस्पेंसरी के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खिलाफ कवायद 45 मिलियन से ज़ायद अखराजात उठाए गए। एडिशनल सेक्रेटरी वकार अहमद खान ने कहा कि 2015 में काबीना डिवीज़न को ये केस भिजवाया था मगर अभी तक जवाब नहीं आया। PAC ने कहा कि इस बात को 6 साल गुजर गए हैं, अब तक हल हो जाना चाहिए था। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का, सुनने की सादत हासिल कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से
एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة, हय्य अला الصلاة, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको एक खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.5 रुपये कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 1 रुपये कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको इस अहम खबर के हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चलें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है।
पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.5 कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹1 कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। आपको इस अहम खबर के हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चलें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान और इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं जी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.5 की कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी ₹1 की कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा। आज के रात 12 बजे के बाद ये नाफिजुल अमल होगा, इसके बाद आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान की मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.5 कमी की गई है। हाई स्पीड जो डीजल है उसके अंदर भी और जो पेट्रोल है इसके अंदर भी ₹1.5 की कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की जो कीमत है उसमें भी ₹1 की कमी की गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं कि जिनकी कीमतों में कमी की गई है, इन कीमतों का जो इतलाक है, जो नई कीमतें होंगी उनका जो इतलाक है वो आज रात 12 बजे से होगा। इससे कबल पुरानी कीमतें ही जो है वो नाफिजुल अमल रहेंगी, जबकि आज रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। कुछ मजीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। मसद लाइन पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर हसन तारिक बट मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हसन, हमें बताइएगा इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एंड 1 सितंबर से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और जो नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत खजाना से नोटिफिकेशन आज की तारीख में जारी हुआ है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 तक की कमी है, ₹1.5 की कमी है और नई कीमत ₹118.30 है। इस तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में भी ₹1.5 की कमी है और नई कीमत जो आज रात 12 बजे से इसका इतलाक होगा ₹115.03 है। इस तरह मिट्टी के तेल की कीमत में भी ₹1.5 की कमी की गई है और जो नई कीमत है वो ₹86.80 है। लास्ट जो लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमत में ₹1 की कमी की गई है और नई कीमत जो है वो ₹84.70 होगी जी। और जो नई कीमतें हैं इनका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। बहुत शुक्रिया, हसन तारिक बट हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। नाजरीन, आपको हम एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर खबरों के अंदर आपको बताएं कि वजीर लाइव स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक से अमरीकी कौंसलेट लाहौर के वफ्द ने मुलाकात की है और अमरीकी वफ्द में ज़रूरी, सियासी और मुआशी माहिरीन शामिल थे। अमरीकी वफ़द की क़यादत कैथरीन गेप्लेस्को ने की है। वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी इदारों से इंफ्रास्ट्रक्चर, मूखर, कंट्रोल और वेटरनरी एजुकेशन में ताउन के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि माजी में अमरीकी इदारे तरबियत, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और पॉलिसी साजी में ताउन फराहम करते रहे हैं। कैथरीन गेप्लेस्को ने कहा कि तहकीक, तरबियत और तजारत के शोबों में पंजाब हुकूमत से ताउन के ख़्वाह हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने कहा है कि आज से पूरे सूबे में डबल शिफ्ट प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत डबल शिफ्ट में प्राइमरी स्कूल को मिडिल, मिडिल स्कूल को हाई और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। शहराम खान तरकई ने कहा कि पहले फेज़ में 120 स्कूल्स में डबल शिफ्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इन 120 स्कूलों में 76 मेल और 44 फीमेल स्कूल शामिल हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद ड्रॉप आउट रेशो को कम करना है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल से अमेरिका के नए तैनात होने वाले काउंसलर जनरल मार्क स्ट्रो ने कराची में मुलाकात की है और इस मुलाकात में अमेरिका के डिप्टी काउंसलर जनरल मैथ्यू फेरेंस और पॉलिटिकल इकनॉमिक चीफ अलेक्जेंडर रास्टेल ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, कश्मीर अफगानिस्तान की सूरत हाल, सरमायाकारी और दिलचस्पी के दूसरे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेरजमा कहते हैं कि कराची में बल्दिया कराची की मुद्दत पूरे हुए 1 बरस बीत गया, ताहम अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन का ऐलान न करना उसकी नाअहली है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए खुर्रम शेरजमान ने कहा कि हमने अदालत में इस हवाले से पटिशन दायर की है। खुर्रम शेरजमान ने कहा कि विफाक ने कराची और सिंध भर में मुतादिद तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए दिए, ताहम सिंध हुकूमत इस रकम में खुद बुर्द करना चाहती है जो हम नहीं होने देंगे।
आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतही इजलास हुआ और इस इजलास में रवां माली साल में नए और जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और दीगर तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई। तरक्याती मनसूबों की मुतालिका फोरम से मंजूरी और फंड्स के इजरा का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाकर समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान बलीदी ने सिविल हस्पताल कोयटा का अचानक दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ने ट्रॉमा सेंटर, शोबा हादसात और मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रुबाबा खान बलीदी ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने सेहत आमा और तालीम के शोबे में सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को सेहत के शोबे में किसी भी किस्म की कोताही का सख्त नोटिस लिया जाएगा। आपको बताएं कि मरी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और टेफ्टा पंजाब के बाहमी इश्तराक से 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें आपको बताएं कि मकसद शरह खानदगी में बेहतरी लाना और नई नस्ल का तालीम की तरफ रुझान बढ़ाने का जदीद तरीक़ों से शऊर और आगाही पैदा करना था। 2 रोज़ा वर्कशॉप्स में 50 से ज़ायद असातिज़ा और काउंसलर्स ने शिरकत की, जबकि शुरका भी एक कसीर तादाद में मौजूद थे। वर्कशॉप में लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली असातिज़ा और ओल्ड गैलियन ने भी शिरकत की। वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन में माहिरीन ने अपने लेक्चर्स में इस अमल पर जोर दिया कि किसी भी मुआशरे की इस्लाह और मुल्क की तरक्की का दारोमदार तालीम के जरिए ही मुमकिन है।